हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग बताया गया था, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, जिसमें आज हम लोग सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो करवाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। ठीक है, तो जैक के स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट है कि ये चैप्टर पूरा 100% कवर होने वाला है आपके हिसाब से, मतलब आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से। जो एसबीपीडी आपका बुक चलता है एसबीपीडी का, ठीक है, और जनरली एसबीपीडी का एसके सिंह ही चलता है, एसके सिंह। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं होगा तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम यहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप नोट्स सब डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी होमवर्क होगा वो भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का डेफिनेशन यानी मीनिंग क्या होता है। तो पहले हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए मीनिंग क्या है इसका। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो कृपया करके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। चाहे थोड़ा हमको वीडियो स्लो बनाना चाहिए, फास्ट बनाना चाहिए, लैंग्वेज चेंज करना चाहिए, किसी भी तरह का सजेशन हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जिन लोगों को इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है वहाँ तक आप अपने तरह से जितना भी हो सके उतना कोशिश करें और शेयर करके उन तक पहुँचा दें। तो चलिए आज का टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझाने से पहले एक समरी हम आपको बताते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगभग क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी फंड अभी हम लोग चालू करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो एनपीओ है ना, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, इसका कैपिटल ही नहीं होता है। यानी कैपिटल अकाउंट अभी तक आप बना करके चले होंगे। कैपिटल अकाउंट जो भी लोग बिजनेस करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम लोग अभी नॉन ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल अकाउंट वो लोग बनाता है, लेकिन एनपीओ कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता है। तो अब आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, तो फिर एसेट माइनस लायबिलिटी जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े थे कि जितना भी टोटल एसेट होता है उसमें से अगर हम लायबिलिटी घटा देते हैं तो फिर कैपिटल आता है। तो बताइए कि यहाँ एनपीओ में एसेट तो होगा ही और लायबिलिटी भी होगा, तो एसेट माइनस लायबिलिटी यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो देखो इसको क्या कहते हैं, हम आपको बताते हैं। इसको कहते हैं कैपिटल फंड कहते हैं, ठीक है, ना कि कैपिटल अकाउंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कैपिटल फंड, FUND। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एनपीओ में कैपिटल अकाउंट नहीं होता है और कैपिटल अकाउंट की जगह क्या होता है, कैपिटल फंड होता है। जितना भी एसेट है उस अगर लायबिलिटी उसे घटा दिया जाए तो कैपिटल अकाउंट ना आकर के कैपिटल फंड आएगा। मतलब एनपीओ में कहीं पर भी आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड लिखते हैं। तो अब यहाँ बात आएगा कि फंड कहाँ से आता है, कौन कौन सा फंड होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ते, बाद में नॉन फंड में जो भी आएगा वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हम समरी आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए
कि सलमान खान आया, देखा कि हम चैरिटी कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेरा चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है। और वो देख रहा है कि मेरे पास जगह कम है, ठीक है, कम जगह में ही हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पूरा पॉपुलर हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ मेरा काम से। तो सलमान खान बोला कि 10 लाख चेक लो मेरे तरफ से, लेकिन ये चेक को तुमको बिल्डिंग फंड के नाम पर लिखना पड़ेगा। यानी वो जो 10 लाख का चेक दिया है ना, उसको हम कहीं और खर्चा नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट बिल्डिंग बनाने में। मतलब वो 10 लाख को हम लोग सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही खर्चा कर सकते हैं और कोई जगह खर्चा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना चैरिटी में और भी कोई वर्क करते हैं, डेली टू डेली वर्क कर रहे हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, ठीक है, कपड़ा दे रहे हैं, चाहे किसी को रहने के लिए सुविधा दे रहे हैं, तो वहाँ पर उस 10 लाख का 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। उस 10 लाख का 1-1 रुपया आपको बिल्डिंग बनाने में खर्च करना पड़ेगा। उसको हम लोग स्पेसिफिक फंड बोलते हैं या फिर स्पेशल फंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फंड जो होता है ना, वो किसी खास कार्य के लिए मिलता है और उसी कार्य में आपको खर्चा करना है। उस पैसा का 1 रुपया भी आप कहीं और नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे फंड को हम लोग कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो उसका हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं? ऐसे फंड को स्पेशल फंड या फिर स्पेसिफिक फंड कहेंगे। इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल फंड चाहे स्पेसिफिक फंड क्या होता है। मतलब किसी खास कार्य के लिए वो पैसा हमको मिलता है। चलिए देखिए अब इसमें मीनिंग इसका क्या है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज अ टेक्निक of bookkeeping under which separate self-balancing set of asset, liability, income and expense are maintained for each fund for a specific purpose। ठीक है, मतलब इसमें जो भी फंड आता है ना, उसका एक सेपरेट खाता ही बना देते हैं समझ लीजिए, और वो खाता को अलग से बना करके उसमें जितना भी तरह का एक्सपेंस होगा सब उसी में लिखेंगे, जितना भी इनकम होगा सब उसी में लिखेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं मैच फंड, ठीक है। मैच फंड के लिए आपको पैसा मिला है कि आप इस पैसा को खाली मैच में लगा सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते हैं। मैच फंड खाली मैच ऑर्गेनाइज करवाने में आप इस पैसा को खर्च कर सकते हैं, चाहे जितना भी तरह का खर्च होगा सिर्फ मैच करवाने में, बस उसमें आपको खर्च करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब आप मैच ऑर्गेनाइज करवाए हैं तो ऑडियंस अगर आना चाहता है तो ऑडियंस को आने के लिए आप वहाँ एंट्री फ़ी ले रहे हैं, चाहे तो टिकट काट रहे हैं कि टिकट लीजिए तभी आपको अंदर घुसने मिलेगा स्टेडियम में। ये देखते नहीं है कि जब आप क्रिकेट देखने जाते हैं तो टिकट लेना पड़ता है। तो वो टिकट से जो पैसा मिल रहा है वो मैच फंड में जाकर के जुड़ जाएगा। टिकट का खर्चा बोल रहे हैं, वहाँ पर क्या आ रहा है? इनकम आ रहा है। तो टिकट का जो भी इनकम होगा वो मैच फंड में जुड़ जाएगा। यानी मान लीजिए कि मैच फंड में आपको अगर पहले से 5 लाख रुपया आया हुआ था और टिकट से 1 लाख रुपया और कमा लेते हैं, तो फिर 5 लाख में 1 लाख जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? ये 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। एक लाख जुड़ करके कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो ये आपको समझ में आया। अब मान लीजिए कि उसमें कुछ एक्सपेंस भी होगा। अब आप मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ आपको लगाना पड़ेगा, जैसे ऑडियंस के लिए टेबल, चेयर, ठीक है, माइक, जो माइक का भी ज़रूरत पड़ता है क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट होता है कितना रन बना, क्या हुआ है, या फिर और भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पर टेंट लगाने में, जहाँ ऑडियंस बैठेगा उसके लिए टेंट लगाना है। तो ये सब चीज़ में जो खर्च हो रहा है तो वो सारा खर्चा ये मैच फंड से ही तो जाएगा। तो अभी आप देखे थे कि 5 लाख रुपया आपको मिला था, 1 लाख रुपया टिकट से कमाए, 6 लाख हो गया। अब इसमें खर्चा हो गया मान लीजिए 2 लाख, ठीक है, जो टेंट वेंट लगाएं, कुर्सी टेबल ये सब लाएं, बचा 4 लाख, ठीक है। तो अंत में मैच फंड में कितना आपका बैलेंस बचेगा? ये 4 लाख बच जाएगा। समझ में आया? और ये मैच फंड का पैसा कहीं और आपको नहीं लगाना है, ध्यान में रखिएगा कि ये मैच फंड का पैसा बस आपको मैच में ही लगाना है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि बिल्डिंग के लिए आपको पैसा मिला है, ठीक है, जो फंड मिला है वो बिल्डिंग बनाने के मिला है।
तो उसको आप और कहीं खर्च नहीं करेंगे सिवाय उस बिल्डिंग बनाने का। स्विमिंग पूल बनाने के लिए आपको फंड मिला है, तो वो भी स्पेसिफिक फंड है जो कि आपको स्विमिंग पूल बनाने में ही खर्चा करना है और किसी चीज़ में खर्च नहीं करना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग रिसीव्ड एंड इनकम रिलेटिंग टू पार्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू दैट पार्टिकुलर फंड। वही बात बोला जैसे कि टिकट में यहाँ पर पैसा आप कमाए थे, तो जितना भी तरह का इनकम होगा उस फंड से, ठीक है, जितना भी तरह का इनकम होगा वो उसी फंड में जाकर के जुड़ जाएगा। जैसे मैच फंड था और आप मैच ऑर्गेनाइज करवाए हैं और उसी मैच से पैसा कमा रहे हैं, टिकट दे करके पैसा कमाए हैं, तो उस पैसा को आप उस मैच फंड में ऐड कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो फंड है ना, अच्छा एक बात और आप हमको बताइए कि जो फंड होता है वो एसेट होता है या फिर लायबिलिटी होता है या कैपिटल होता है? आपको यहाँ अभी जस्ट पहले ही बताएं कि एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर यहाँ पर कैपिटल फंड होगा, ठीक है। तो वहीं से आप पकड़िए कि कैपिटल फंड यानी कैपिटल है, ठीक है, तो ये कैपिटल नेचर का होगा। समझ में आया? तो इसीलिए जब वो कैपिटल नेचर का है यानी क्रेडिट बैलेंस है उसका, और क्रेडिट बैलेंस है तो जितना भी तरह का उसमें इनकम होगा ना उसको भी आप क्या करेंगे, क्रेडिट ही कर देंगे। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग रिसीप्ट एंड इनकम, मतलब जितना भी तरह का पैसा आया है चाहे इनकम हुआ है उसको हम लोग उसी फंड में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फंड का क्रेडिट नेचर होता है और उसको बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर हुआ? और जो भी एक्सपेंस होगा ना उस एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। उससे माइनस करने का मतलब यहाँ डेबिट होगा। देखिए, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू दैट पार्टिकुलर अकाउंट, टू दैट पार्टिकुलर फंड, ठीक है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू दैट पार्टिकुलर फंड, यानी डेबिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये फंड का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो फंड का एग्जाम्पल आपको पहले ही हम समरी में ही बता दिए, जैसे कि मैच फंड हो जाएगा जो आपको सिर्फ मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए मिला है, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड, खाली स्पोर्ट्स करवाने में ये आपको खर्च करना है और कहीं नहीं करना है। प्राइज फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो खर्च लगेगा बस उसी में करना है। बिल्डिंग फंड, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए इसको खर्च करना है। लाइब्रेरी फंड, खाली लाइब्रेरी बनाने के लिए ऐसे फंड को खर्च करना है। मतलब उसका जो फंड मिला है उसका 1 रुपया भी आप कहीं और नहीं लगा सकते हैं। और जैसा कि डोनेशन आता है ना, तो डोनेशन को अगर कुछ नाम पर नहीं दिया गया है तो उस डोनेशन को आप जनरल फंड मान करके बस कैपिटल फंड में ऐसा ही लिख देंगे। लेकिन किसी नाम पर आया, जैसा बिल्डिंग के नाम पर आया, तो बिल्डिंग फंड लिखेंगे, ना कि कैपिटल फंड लिखेंगे, ठीक है। मतलब बिना कुछ बोले बस आपको पैसा मिल गया, मान लीजिए 1 लाख कोई डोनेशन में दे दिया, तो वो स्पेसिफिक फंड नहीं है, वो क्या है, जनरल फंड है। और जनरल फंड को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड भी लिख सकते हैं। जनरल फंड को हम लोग कैपिटल फंड भी बाद में लिख सकते हैं, यानी जब अपने खाता में चढ़ाएंगे तो कैपिटल फंड के नाम पर चढ़ाएंगे। आगे देखते हैं कि इनकम अर्न्ड फ्रॉम दीज फंड्स आर। अब ये सारा फंड से जो भी इनकम होता है उसको क्या करना है, नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एडेड टू देयर फंड। अभी आपको बताएं कि इससे जो भी इनकम होगा ना वो उस फंड में जाकर के आप ऐड कर दीजिएगा, ना कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता में जाकर के क्रेडिट कर देना है। तो अब आप बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या था। आपको बताया था ये एक तरह से पीएल अकाउंट होता है, और पीएल अकाउंट में जितना भी लॉस होता है, जितना भी एक्सपेंस होता है वो एक तरफ लिखते हैं, जितना भी इनकम होता है, गेन होता है, वो एक तरफ लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखे थे जो टिकट था वो तो इनकम था, तो वो इनकम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पर पीएल है एक तरह से, ठीक है। तो आप बताइए वो इनकम है, तो अभी तक आप जानते होंगे कि इनकम को पीएल में हम लोग डालते हैं, क्रेडिट साइड में, यानी यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था उस इनकम को, लेकिन ये इनकम यहाँ पर ना जा करके कहाँ पर जाएगा,
उस फंड में जाकर के जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट इसको करना ही नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं इसको क्रेडिट करना है। कहाँ पर इसको ऐड कर देना है? ये फंड में जाकर के ऐड कर देना है। जैसे कि मैच से आपको इनकम हुआ, यानी मैच का टिकट बेचे तो उस पर आपको इनकम हुआ, मान लीजिए कि 1 लाख का टिकट बेच दिए, तो उस 1 लाख को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट में नहीं लिख करके कहाँ पर लिखेंगे? जो फंड है उसमें जाकर के जोड़ देंगे। और वो जो फंड है वो कहाँ लिखा हुआ रहेगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखा रहेगा, क्योंकि आप कैपिटल कहाँ पर लिखते हैं? कैपिटल आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, पता होगा। तो देखिए जब आप 11th पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि ये जाएगा कहाँ पर। जो फंड होता है यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? उसको कैपिटल फंड लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट ना लिख करके क्या लिखते हैं? कैपिटल फंड लिखते हैं। और कैपिटल कहाँ पर जाता है बताइए आप? बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो इधर एसेट होता है, आपको पता होगा, इधर एसेट होता है और इधर लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल लिखते हैं। तो जो कैपिटल होगा वो यहाँ पर कैपिटल फंड के नाम पर जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है। तो आप बताइए कि मैच फंड जो है वो भी तो फंड है ना, तो फंड है यानी वो भी कैपिटल नेचर का है, तो इसको भी हम लोग यहीं पर लिखेंगे मैच फंड। मैच फंड कहाँ पर जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और क्या बोल रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो इनकम हुआ मैच से, यानी जो टिकट से आपको पैसा रिसीव हुआ है, वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका क्रेडिट साइड में ना लिख करके कहाँ पर लिखेंगे? वो फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फंड are used only for such a specific purpose for which the same have been contributed by donor। यानी मैच फंड जो आपको मिला है वो मैच के नाम पर मिला है, तो आपको मैच में ही खर्चा करना है, ना कि उसको कहीं और खर्च कर देना है। मतलब मैच फंड का पैसा ऐसा नहीं कि बिल्डिंग में खर्च कर देंगे, मैच फंड का पैसा ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी बनाने में खर्च कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर बोला है कि डोनर से जहाँ से भी पैसा मिला है उसको आप जिस कार्य के लिए पैसा मिला है, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए पैसा मिला है तो उसको स्पेसिफिक कार्य में ही लगाना है, ना कि कहीं और। बार बार ये पॉइंट हम आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि ये दिमाग में घुस जाए कि स्पेसिफिक काम के लिए जो भी फंड मिलता है वो स्पेसिफिक काम में ही दिया जाता है। आगे देखते हैं कि द स्पेशल फंड आर सोन इन बैलेंस शीट बिकॉज दोज आर कैपिटल रिसीव। ये अभी हम आपको समझाए थे कि जितना भी तरह का स्पेशल फंड होगा, यानी कि बिल्डिंग फंड, मैच फंड, लाइब्रेरी फंड, स्विमिंग पूल फंड, ठीक है, मतलब ये सब किसी खास कार्य के लिए फंड मिल रहा है, तो इसको आप कहाँ पर लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, तो जैसे कैपिटल आप लिखते थे लायबिलिटी साइड में, उसी तरह इसको भी लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। आगे देखिए, however if the balance of such a specific fund after adjustment becomes negative, then it will be shown on the debit side of income and expenditure account। यानी कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैच फंड मान लीजिए कि जो मैच फंड था वो आया है 5 लाख, ठीक है, जिसमें टिकट में आप कमा लिए हैं, यानी इनकम हुआ है, तो टिकट बेच करके 2 लाख रुपया आप कमा लिए, तो कितना हो गया? अब आपके पास 7 लाख हो गया, ठीक है। और यहाँ पर खर्चा जो हुआ आपको मैच करवाने में, यानी एक्सपेंस, तो इस एक्सपेंस को आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसमें। एक्सपेंस यहाँ पर आपका 9 लाख हो गया है, तो बचा कितना? माइनस में 2 लाख आ गया, पता चला आपको? तो ये जो माइनस में 2 लाख आया ना, तो यहाँ पर आप 2 नहीं लिखेंगे, ये वाला 2 आप कहाँ पर लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट में नेगेटिव में बैलेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक्सपेंस आपका 9 लाख हुआ है, तो ये 9 लाख माइनस ना करके आप यहाँ पर इसको
जीरो कर सकते हैं। मतलब एक्सपेंस आप यहाँ पर -7 कर दीजिए और इसको जीरो कर दीजिए। आप ये जीरो कर सकते हैं लेकिन माइनस में बैलेंस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस में जो अब बोलेंगे कि सर ये जो 2 लाख था उसको अब क्या करें, यहाँ तो 9 लाख एक्सपेंस होना चाहिए था। तो जो 2 लाख है ना उसको आप लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में। जैसे पीएल में लॉस होता था तो डेबिट साइड में सारा लॉस लिख देते थे, तो उसी तरह पीएल के ही जैसा ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में ये वाला लॉस वहाँ पर लिख देंगे। मतलब एक्स्ट्रा हो गया, फंड से ज़्यादा खर्चा हो गया है तो लॉस हो गया ना, तो उसको कहाँ पर लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में। और अगर ये पॉजिटिव में आता, मान लेते हैं कि यहाँ जो खर्चा हुआ है ना मैच में, ये 7 लाख ना हो करके मान लीजिए कि 5 लाख ही हुआ, 7 लाख ना हो करके एक्सपेंस आपका 5 लाख ही हुआ, तो फिर 2 लाख बच गया, तो बैलेंस शीट में 2 लाख मैच फंड के नाम पर अभी भी रह जाएगा, ठीक है। ये 2 लाख अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। उसको कहाँ पर दिखाएंगे, जो फंड से नेगेटिव बैलेंस आया है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में वो बैलेंस जो नेगेटिव में आया है वो दिखा देना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। ये अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो एक बार फिर से यहाँ पर थ्योरी देखिएगा। और अगर थ्योरी में आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है तो चिंता नहीं करना है, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे बनाएंगे ना तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको एक एक पॉइंट थ्योरी का क्लियर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिए, हाउएवर इफ द बैलेंस ऑफ सच अ स्पेसिफिक फंड आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट किए ना, मैच फंड में टिकट आया जो उसको जोड़ दिए, जो खर्चा हुआ उसको माइनस कर दिए, तो एडजस्टमेंट के बाद अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, इट विल बी सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है, फंड से ज़्यादा आप खर्चा कर दिए हैं, तो उस खर्चा को यहाँ पर ना दिखा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में, मतलब जितना ज़्यादा आप खर्च किए हैं, मान लीजिए आपका जो फंड था 5 लाख था, तो 5 लाख में 5 लाख तक ही खर्चा आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, मतलब फंड पहले से 5 लाख है और 7 लाख का आप खर्चा कर देते हैं, तो बैलेंस शीट में आपको 5 लाख ही दिखाना है। जो 2 लाख लॉस हो गया है वो आप कहाँ पर दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखा देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैपिटल इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड कैपिटल फंड। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो एनपीओ आप बना रहे हैं ना, एनपीओ में हम लोग कैपिटल अकाउंट ना लिख करके क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड लिखते हैं। तो जो भी आपका फंड में पैसा आता है, डोनेशन में जो भी पैसा आता है उसको कैपिटल फंड के नाम पर लिखते हैं। और कोई स्पेसिफिक फंड आया तो जैसे बिल्डिंग के नाम पर पैसा आया तो बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी के नाम पर पैसा आया तो लाइब्रेरी फंड, या फिर कोई और कार्य के लिए कोई स्पेसिफिक फंड आया है जैसे कि मैच के लिए तो मैच फंड, स्पोर्ट्स के लिए पैसा आया तो स्पोर्ट्स फंड। तो जो स्पेसिफिक नाम लिखा गया ना फंड के साथ, तो उसका पैसा को उसी के नाम पर खर्च करना है और कहीं भी खर्च नहीं करना है, ठीक है। और जनरल डोनेशन जो आता है, मतलब बिना कोई नाम का पैसा आया है, उसको हम लोग कैपिटल फंड में लिख देते हैं सीधा, ठीक है, कैपिटल फंड में लिखा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बाय नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन कौन फॉलो करता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन कौन फॉलो करेगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ होता है, ठीक है, चाहे तो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ चला रहा है, ये दोनों फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब सरकारी एनपीओ भी फॉलो करेगा और जो गैर सरकारी है, जो गैर सरकारी एनपीओ है वो भी ये वाला अकाउंटिंग को फॉलो करेगा। तो अब आप बताएं, अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि सर ये सरकारी एनपीओ और गैर सरकारी एनपीओ क्या होता है। तो देखिए हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, मतलब सरकारी एनपीओ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी जो राज्य सरकार का होता है, ठीक है, कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो सरकार से रिलेटेड है और सरकार इसको फ्री में चला रहा है, तो इसीलिए सरकारी एनपीओ कहलाया। ठीक है, और जो सरकार नहीं चला रहा है, मान लीजिए हम ही एक इंस्टीट्यूट खोल दिए और फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, चाहे फ्री में स्कूल खोल दिए हैं, तो वो नॉन गवर्नमेंट एनपीओ कहलाएगा। ठीक है, वो नॉन गवर्नमेंट एनपीओ कब कहलाएगा? जब कोई भी आदमी जो सरकार से रिलेटेड नहीं है वो एनपीओ चलाने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी एनपीओ। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे कि ट्रस्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इसमें सरकार का नाम नहीं है, ये लोग कोई भी आदमी चला रहा है। ठीक है, क्लब हो गया, जिम हो गया, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, अभी मेरा ही ट्यूशन चल रहा है, ठीक है, शुभ्रा इंस्टीट्यूट, तो ये ट्यूशन चल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी तो गैर सरकारी एनपीओ। सरकारी का है क्या? सरकार का है? नहीं है। और क्या एग्जांपल हो गया? लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो आप देखिए कम लाइब्रेरी है, लेकिन कलकत्ता चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वहाँ आपको हर एक स्ट्रीट में एक लाइब्रेरी जरूर मिल जाएगा आपके स्टडी के लिए। तो वो सब प्राइवेट होता है, कोई सरकार का नहीं होता कि फ्री में चला रहा है। ठीक है, और वो लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए आपको मेंबरशिप फीस, चाहे एंट्रेंस फीस, चाहे लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐसा करके कुछ अमाउंट शुरू में लिया जाता है, उसके बाद आपको 1 महीना के लिए फ्री में सर्विस दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फीचर क्या होता है? तो इसमें एक सेपरेट बुक बनता है। ठीक है, अ सेपरेट सेट ऑफ बुक फॉर ईच फंड इज मेंटेन्ड। जैसे कि मैच फंड, तो मैच फंड से रिलेटेड, मैच से टिकट आया, मतलब मैच से जितना भी इनकम हुआ, मैच में जितना भी खर्च हुआ, ठीक है, वो सारा एक जगह हम लोग सब ट्रांजेक्शन को एंट्री करते हैं, मतलब एक ही खाता में, उसका बुक कीपिंग एक जगह होता है। तो इसीलिए ये इसका फीचर है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग सब कुछ सेपरेट मेंटेन किया जाता है। सेपरेट सेट ऑफ बुक फॉर ईच फंड इज मेंटेन। देखिए मैच फंड का अलग हम लोग बुक बनाएंगे, ठीक है, और बिल्डिंग फंड अलग बनाएंगे, लाइब्रेरी फंड का अलग खाता बनाएंगे, और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। स्पोर्ट्स फंड भी हम लोग अलग से बनाएंगे। तो जितना भी फंड आता है ना, वो सब एक साथ हौच पौच करके नहीं लिखना है। अगर स्पेसिफिक फंड है तो उस स्पेसिफिक फंड का खाता एकदम अलग बनेगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी इनकम होगा वो उसी में जाएगा जिसका वो फंड होगा, और उससे रिलेटेड जितना भी खर्च होगा वो भी उसी में जाएगा जिसका वो फंड होगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग दस फंड इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी एंड अकाउंटेड फॉर अकॉर्डिंगली। इसीलिए यहाँ पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो होता है ना, इसमें जो फंड होता है उसको सेपरेट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और जो जनरल फंड आता है उसको हम लोग कैपिटल फंड में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब बिना नाम का आपको फंड आया, बिना बेनामी डोनेशन, ठीक है, बेनामी डोनेशन अगर आया तो उसको आप लोग कैपिटल फंड में लिखते हैं। लेकिन नाम से अगर कोई डोनेशन आया है तो उसको उसी नाम का एक फंड, मतलब उसका खाता बना देंगे और उसी में हम लोग लिखेंगे। आगे देखिए कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स अ लीगली रेस्ट्रिक्टेड फंड, इट हैज टू सेट अप अ रेस्ट्रिक्टेड फंड फॉर इट। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी कार्य के लिए स्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपको इसी कार्य में इसको खर्च करना है, तो आप कहीं और उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। अगला नंबर देखिए कि द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ नॉन फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ग्रांट्स, एड एंड कंट्रीब्यूशन, एंड दीज रिसोर्सेस आर यूज्ड एज पर इंस्ट्रक्शन। तो एनपीओ को कहीं से भी अगर पैसा आता है ना, कहीं से भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आता है, तो उसको वो लोग जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके हिसाब से काम करता है। जैसा बिल्डिंग के नाम पर फंड आता है तो बिल्डिंग में खर्च करता है, स्पोर्ट्स के नाम पर फंड आता है तो स्पोर्ट्स में खर्च करता है, और बस ऐसे ही उसको फंड आ गया
डोनेशन के नाम पर, तो उसको जनरल फंड मान करके कैपिटल फंड में लिख देता है। आगे है फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय एनपीओ। जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ना, वो कौन यूज करता है? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करता है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। एनपीओ तो है ना, एनपीओ है तो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग क्यों बनाते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, क्यों बनाते हैं, क्यों फॉलो करते हैं। तो टू कंपेयर द एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज विद द बजट, ठीक है। यानी कि बजट में आपको मान लीजिए कि मैच फंड में 10 लाख आया है, तो उस 10 लाख को ही आप खर्च किए कि 10 लाख से ज़्यादा कर दिए चाहे 10 लाख से कम किए, वो आपको बजट देखने के लिए हम लोग ये बनाते हैं, चाहे बजट से कंपेयर करने के लिए कि शुरू में 10 लाख का बजट दिया गया था, हम लोग 10 ही लाख के अंदर रह के खर्च किए हैं या फिर 10 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। तो उस बजट को कंपेयर करने के लिए आपको ये खाता बनाना जरूरी है। अगला है टू assess the financial performance of the NPO entity during the year। मतलब जो NPO है वो साल भर में क्या काम किया है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये जानने के लिए भी ये तरह का हम लोग फंड का काउंटिंग करते हैं। अगला है टू इंश्योर दैट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लीगल प्रोविजंस आर बीन कंप्लाइड विथ। यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। यानी बिल्डिंग के लिए जो फंड आया है उसको बिल्डिंग में ही खर्च किया गया है कि कहीं और खर्च कर दिया गया है, तो उसको देखने के लिए हम लोग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना पड़ेगा, जिससे अंत में ये पता चलेगा कि बजट के हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ और वो फंड को सिर्फ उसी में लगाया गया या फिर कहीं और लगा दिया गया है, ठीक है। अगला है टू assess द एफिशिएंसी इन स्पेंडिंग मनी ऑन अप्रूव्ड एक्टिविटीज एंड टास्क्स। मतलब जिस कार्य के लिए काम आपको पैसा मिला है, चाहे जिस एक्टिविटी के लिए पैसा मिला है, उसको आप फुल एफिशिएंसी के साथ काम किए हैं या फिर नहीं किए हैं। मतलब 10,000 के जगह 5,000 खर्च किए, चाहे 5,000 के जगह 15,000 खर्च किए, तो ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब फंड का क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें फंड को 2 टाइप में बांटा गया, एक कैपिटल नेचर को अलग कर दिए हैं यहाँ पर, और रेवेन्यू नेचर को अलग कर दिए, ठीक है। फंड 2 तरह का आता है, एक कैपिटल नेचर का होता है और एक रेवेन्यू नेचर का होता है। अब आपको कैपिटल समझाने का तो जरूरत नहीं है और रेवेन्यू समझाने का भी जरूरत नहीं है, अगर आप 11th पढ़ के आए होंगे तो। और अगर आप भूल गए हैं तो मेरा 11th का भी वीडियो YouTube में अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। रेवेन्यू कैपिटल वहाँ पर समझाया गया है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए रेवेन्यू फंड है, इसमें एक रेस्ट्रिक्टेड फंड आता है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड आता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड फंड मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप बस इतना ही के दायरा में रह करके इसको खर्च करना, यानी कि जैसा कि बिल्डिंग के लिए आया, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए पैसा आया तो स्पोर्ट्स में ही खर्च करना है, मैच के लिए पैसा आया तो मैच में ही खर्च करना, तो वो सब रेस्ट्रिक्टेड फंड होता है। और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है? एक तरह से जनरल फंड होता है, ठीक है। मतलब किसी नाम से नहीं आया तो आप कहीं भी खर्च कर दीजिए, दाल चावल भी खरीदने में आप इसको खर्च कर सकते हैं। अब इधर आप देखिए कैपिटल नेचर में कौन कौन सा फंड होता है, स्पेसिफिक और स्पेशल फंड होता है, ठीक है, जो अभी हम आपको समझाए थे, स्पेसिफिक और स्पेशल फंड। इंडोमेंट फंड, ये आपको आगे समझ में आएगा कि इंडोमेंट फंड क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटा सा समरी बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि मोहन है, वो मोहन जाता है एक चैरिटी में, ठीक है, और देखता है कि वो चैरिटी वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके पास बिजली बिल हर महीना 5,000 का आ जा रहा है, जो वो हर महीना नहीं दे पाता है, चाहे उसको भारी पड़ता है 5,000 देना, ठीक है। तो वो एक ही बार क्या करता है ना कि मोहन 20 लाख उस चैरिटी वाला को दे देता है, 20 लाख कि आप लीजिए कि अपना बिजली बिल इसको भरते रहिएगा। तो ये 20 लाख को अगर आप 5,000 से डिवाइड करते हैं तो कितना महीना तक ये काम आएगा, सो आप एक बार बताइएगा। 20 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, 5,000 उसको महीना भरना है, 3 0 कटा 5 से इसको अगर काट देते हैं तो 400, ये 400 महीना तक ये चैरिटी वाला एकदम फ्री हो गया कि अपना जो बिजली का खर्चा होगा वो आराम से दे देगा, ठीक है। तो 400 महीना के बाद क्या करेगा ये चैरिटी वाला, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया
कि चलिए जो 20 लाख हम आपको दे रहे हैं ना, ये 20 लाख हम आपको ना दे करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, यानी कहीं पर शेयर में पैसा लगाते हैं, चाहे कहीं और पैसा हम इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा देते हैं 20 लाख, और उसमें आपको 5,000 हर महीना ब्याज मिलते रहेगा। तो ये जो 5,000 आपको हर महीना ब्याज मिलेगा ना, वो आप चाहें तो इसका बिजली बिल भर सकते हैं। मतलब ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया। और ये जो 20 लाख है ना, ये 20 लाख आपको छूना नहीं है, ये 20 लाख का 20 लाख हमेशा आपके पास मेंटेन रहेगा, खाता में इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप लिखेंगे। तो यही होता है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड आपको समझ में आया कि आपको ये पैसा मिलता तो है, लेकिन उस पैसा को आप खर्च नहीं कर सकते कहीं पर भी, हमेशा उसको आप मेंटेन करके रखेंगे, और उसके बदले जो इनकम होगा वो आप कहीं पर खर्च कर सकते हैं। अब वो भी हो सकता है कि कहीं रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप नहीं सिर्फ मैच में ही पैसा लगाइए, चाहे सिर्फ बिजली में भरने में ही पैसा लगाइए, चाहे तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने में इस पैसा को लगाइएगा। मतलब इसमें भी दो तरह का बात होगा, एक रेस्ट्रिक्टेड होगा, एक अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। तो वो खैर बाद का बात है, अभी हम आपको इंडोमेंट फंड खाली समझना है कि कहीं पर आपको अगर पैसा मिला है तो उस पैसा को एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ ब्याज हर महीना मिलते रहता है, और उसको आप कहीं पर खर्च कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडोमेंट फंड। तो इंडोमेंट फंड का पैसा फिक्स आपके पास रहता है हमेशा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए फिक्स्ड एसेट फंड। तो ये जो फंड आपको मिलता है, इससे बस आप फिक्स्ड एसेट ही खरीद सकते हैं, फिक्स्ड एसेट बताने का तो जरूरत नहीं है आपको। डेब्ट फंड। अब देखिए डेब्ट फंड क्या होता है। डेब्ट फंड यानी कहीं से आपको लंबे समय के लिए लोन लेना है, चाहे उधार बाकी लेना है, तो डेब्ट फंड। एन्युटी फंड। तो अभी आपको बस इतना ही आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा पॉइंट है। जो भी पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, इसको अलग से हम डेफिनेशन देंगे और वहाँ पर समझाएंगे कि ये सारा फंड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से जितना था हम समझा दिए हैं। तो देखिए जनरल और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, यहाँ था ना अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। इट मीन्स अ फंड क्रिएटेड टू कैरी आउट द जनरल एक्टिविटीज, ठीक है। आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा कि जनरल फंड है। तो जनरल फंड मिला है तो आप इसको कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। जैसे जनरल स्टोर होता है, तो जनरल स्टोर से कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं, हर एक तरह का सामान वो खरीदता है, चावल दाल से लेकर के कॉस्मेटिक लनफन जितना होता है सब कुछ वो रखता है। तो उसी तरह ये भी जनरल फंड होता है, आप इसको जनरल एक्टिविटी में खर्चा कर सकते हैं। किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप इसको स्पोर्ट्स में ही लगाइए, चाहे तो बिल्डिंग में ही लगाइए, चाहे तो मैच में लगाइए, मतलब कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, कहीं पर भी आप खर्च कर सकते हैं इस तरह का पैसा को, ठीक है। तो इसलिए इसको जनरल फंड नाम दिया गया है। तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ द एसेट। अब ये जनरल फंड से अगर आप कोई एसेट भी खरीदते हैं ना, चाहे कोई एसेट अगर लिया रहता है, तो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि इसको खर्च कहाँ करना है, चाहे तो कहाँ पर यूज करना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जनरल यूज है, कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। आगे होता है जनरल फंड इज मेड ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन, जनरल गिफ्ट, जनरल ग्रांट। मतलब कौन सोर्स इसका क्या होता है, कहाँ कहाँ से आता है जनरल फंड। एनुअल सब्सक्रिप्शन से, जैसे कि आप जिम ज्वाइन किए तो मान लीजिए एक ही बार में एनुअल सब्सक्रिप्शन मांग लिया। स्कूल में भी देखते हैं एनुअल चार्ज लेता है एडमिशन का, तो एनुअल एडमिशन चार्ज लेता है, वो साल भर आपको फ्री कर देता है। वहाँ पर एक बार एडमिशन करवा लिए, एनुअल चार्ज ले लिए, तो साल भर आप यहाँ पर एडमिशन आपका रहेगा। उसके बाद होता है जनरल गिफ्ट। जनरल गिफ्ट मिला है कहीं से, चाहे तो जनरल ग्रांट मिला है, मान लीजिए सरकार ही आपको कुछ पैसा दे दिया, उसमें कुछ नाम नहीं लिखा, बस ऐसे ही जनरल, तो आप कहीं भी उसको खर्च कर सकते हैं, कहीं कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे अब हम लोग देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी खास कार्य के लिए जो फंड मिलता है उसको आप कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हैं सिवाय उस खास कार्य के, उसको हम लोग कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड फंड। तो इट मीन्स अ फंड अराइजिंग from the contribution receiving for carrying out those activities for which contribution are made। मतलब जिस कार्य के लिए पैसा मिला उसी कार्य में अगर खर्च करना है तो उस तरह का फंड को हम लोग रेस्ट्रिक्टेड फंड कहेंगे। आगे देखिए फिक्स्ड एसेट फंड और डेवलपमेंट फंड।
फिक्स्ड एसेट फंड को डेवलपमेंट फंड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप कोई मशीनरी खरीदते हैं, अपडेटेड वर्जन का कुछ खरीदते हैं, तो वो डेवलपमेंट हो जाता है आपके एनपीओ का। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ अ फंड विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रांट और जनरल फंड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, और फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, यानी फिक्स्ड एसेट फंड और डेवलपमेंट फंड ऐसा पैसा होता है, ठीक है, ऐसा फंड होता है जो आपको मिलता है, सिर्फ आप उससे एसेट खरीद सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब खरीद सकते हैं, या तो आप वो एसेट का डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। यानी एक तल्ला आपका मकान बना हुआ है, एक तल्ला के बाद 2 तल्ला बना दिए, 3 तल्ला बना दिए, तो ये सब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एसेट हो गया। ठीक है, और आपका एक कंपनी है जो छोटा सा है, उस कंपनी को बड़ा करते हैं, तो वो भी डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये फंड को आप या तो डेवलपमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट में लगा सकते हैं, या तो फिर फिक्स्ड एसेट को खरीदने में लगा सकते हैं। आगे देखिए कि इंडोमेंट फंड, जैसा कि आपको अभी हम समझाए थे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल याद रखिएगा, मोहन वाला। ठीक है, मोहन बहुत बड़ा चैरिटी पर्सन है, वो कहीं पर चैरिटी में पैसा लगाते रहता है। चलिए, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट और लीगेसी with the legal condition that the principal amount will be maintained। पता चला, जो उसमें बताया था ना कि 20 लाख मिला तो 20 लाख का 20 लाख आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसको खर्चा नहीं करना है, लेकिन उससे जो इनकम आएगा ना, उसको हम लोग खर्च कर सकते हैं, किसी वेरियस एक्टिविटीज़ में कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, अगर कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब। ठीक है, समझ में आया कि इंडोमेंट फंड क्या होता है। ये आपको परमानेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट विल बी मेंटेन्ड परमानेंटली एंड इनकम फ्रॉम सच अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, और उससे जो भी इनकम होगा वो आप वेरियस एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिर से हम बता रहे हैं कि 20 लाख आपको इंडोमेंट फंड के नाम पर मिला है, तो वो 20 लाख को आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है, मतलब इसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे 20 लाख को, और इन्वेस्टमेंट में आपको ब्याज तो मिलेगा ही, तो ब्याज जो मिलेगा उस ब्याज को आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये 20 लाख को आप खर्च नहीं करना है, इसको मेंटेन करके रखना है। समझ में आया, 20 लाख। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डेब्ट और लोन फंड क्या होता है। डेब्ट और लोन फंड, it means a fund meant of raising loan, debt or borrowings of long term nature। मतलब ये एक ऐसा फंड होता है जिससे आप लोन ले सकते हैं, चाहे कहीं से उधार बाकी ले सकते हैं। देखिए, it means a fund meant for raising loan। ठीक है, मतलब कहीं से आपको फंड मिला और इस फंड को आप खर्चा नहीं कर सकते हैं, आप कहीं से जैसे बैंक से लोन ले सकते हैं इस फंड को दिखा करके, देखिए मेरे पास ये फंड है, तो बैंक वाला आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगा ना कि हाँ इसके पास इतना पैसा है, तो आपको आसानी से लोन भी दे देगा। ठीक है, डेब्ट और बोरोइंग ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म नेचर का कहीं से आपको उधार बाकी लेना है, तो वो आपका बैलेंस देख करके आसानी से पैसा दे देगा। आगे हम लोग देखते हैं कि डज रेवेन्यू फंड essentially record normal revenue transaction whereas special fund record transaction of capital nature। तो इससे आपको पता चला कि जो रेवेन्यू फंड होता है ना, वो नॉर्मल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन से होता है, जो स्पेशल फंड होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। तो कैपिटल नेचर आपको समझ में आया, जैसे कि फिक्स्ड एसेट फंड आया था वो सब कैपिटल नेचर का है। ठीक है, स्पेशल फंड आया वो सब कैपिटल नेचर का है। और रेवेन्यू नेचर का क्या, जैसे वो इन्वेस्टमेंट से आपको ब्याज मिला ना, हर महीने ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या रेवेन्यू नेचर का था। आगे देखिए, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, वही सारा पॉइंट होगा जो अभी समझाया था, कुछ नया नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए, स्पेशल फंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। स्पेशल फंड कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव फंड अकाउंट। कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे कहीं से पैसा आता है किसी नाम पे, तो उसी नाम वाला खाता में जाकर के लिखा जाता है। जैसे कि मैच फंड के नाम पे पैसा है तो मैच फंड में जाकर के उसको जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए,
अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन बैलेंस ऑफ ईच ऑफ स्पेशल फंड इज प्रिपेयर्ड, मतलब स्पेशल फंड का एक अलग से खाता हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेटमेंट के जैसा। अ बैलेंस शीट ऑफ ईच ऑफ स्पेसिफिक फंड इज प्रिपेयर्ड, और स्पेसिफिक फंड का एक अलग ही बैलेंस शीट हम लोग को तैयार करना पड़ता है जिसमें ये लायबिलिटी साइड में लिखाता है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल फंड है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसका केस 1 और केस 2 आपको ध्यान देना है। तो केस 1 देखिए, केस 1 में क्या लिखता है, अमाउंट टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो भी स्पेसिफिक फंड होगा उसको कहां पर आप लिखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में उसको लिखेंगे। जैसे मैच फंड, तो मैच फंड आपको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखना है। या फिर बिल्डिंग फंड, तो मैच, ये भी बिल्डिंग फंड है, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग रहता है ना तो एसेट साइड में दिखाते हैं, लेकिन बिल्डिंग फंड है मतलब कैपिटल फंड, तो इसको आप कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। स्पोर्ट्स फंड है, ठीक है, तो उसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। मतलब कोई एसेट के नाम के साथ उसमें फंड लिख दिया है, यानी वो एसेट साइड में ना जाकर के कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सच फंड इज लेस देन दैट पार्टिकुलर फंड, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मैच फंड। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है कि मान लीजिए कि मैच फंड हम ले लिए, और मैच फंड में जो भी खर्चा हो रहा है ना, वो जितना मैच फंड है उसके अंदर ही रह करके खर्चा हो रहा है। मतलब 10 लाख अगर मैच फंड है तो 10 लाख से कम हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये है केस 1 जिसमें हम 10 लाख से कम खर्चा करेंगे, और केस 2 होगा जब हम फंड से ज़्यादा खर्चा कर देंगे, मतलब 10 लाख के जगह हम 12 लाख खर्चा कर दिए, तो वो केस 2 हो जाएगा। चलिए केस 1 देखते हैं। इसका फॉर्मेट ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट कैसे बनता है। ये हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड लिखेंगे इस तरह से। अभी बैलेंस शीट नहीं बना है, बस अभी आपको हम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना रहता है। तो ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड, इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कि मैच फंड में हमको कितना पैसा आया है, वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि टिकट आप बेचें, तो टिकट बेचने पर जो भी पैसा आया वो आप यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि मैच के लिए आपको डोनेशन फिर आ गया, और भी डोनेशन आ गया, ठीक है, सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान आपको डोनेशन दे दिया, तो फिर से आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आपका फंड बढ़ गया यहाँ पर। और देखिए कि फंड आपको बहुत सारा, मान लीजिए कि मैच फंड के नाम पर आपके पास 10 लाख 20 लाख 30 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसा है, तो आप उसको बैंक में रखने का छोड़ करके अगर आप बुद्धिमान होंगे ना तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैच 1 साल के बाद होने वाला है और 1 साल के पहले आपको मैच के नाम पर फंड आ गया है, तो उस फंड को 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा तो आपको साथ में ब्याज भी मिलते रहेगा और उससे फायदा भी हो जाएगा। तो एनपीओ जो होता है ना, वो हमेशा फायदा के बारे में सोचता है कि हम कैसे जो फंड आया है उसको बढ़ाएं न कि घटाएं। अगर वो अपने पास रखे रहेगा तो कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। तो इस फंड को वो क्या किया था ना कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट पे इसको इंटरेस्ट भी मिला, तो ये इंटरेस्ट उसका फंड को और बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग टोटल किए, जितना भी मैच फंड के नाम पर आया, जो इंटरेस्ट आया, जो मैच टिकट सेल किए उसका, उसमें जो हमको इनकम हुआ, चाहे डोनेशन भी और आया, तो उसको सबको ऐड कर दिए। लास्ट में अब हम लोग मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो मैच ऑर्गेनाइज करने में खर्चा हुआ, टेंट उंट लगाए, ठीक है, टेबल कुर्सी और भी बहुत सारा काम में खर्च हुआ है, उसको फिर यहाँ पर लेस करेंगे। लास्ट में यहाँ पर देखिएगा कि कुछ अमाउंट बच जाएगा, अगर बचा तो मैच फंड का बैलेंस हम लोग का वहाँ पर शो कर देगा कि मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले से 10 लाख का फंड था, पहले से 10 लाख का फंड था मैच फंड में, ठीक है, बाद में टिकट को बेचने पर 2 लाख आ गया, फिर डोनेशन और 3 लाख आ गया, उसके बाद इंटरेस्ट मान लीजिए कि 1 लाख इंटरेस्ट आ गया है, तो टोटल कितना हो गया 10 2 12 और 3 15 और 16, ये 16 लाख आपको टोटल हो गया। और मैच एक्सपेंस अगर आप इससे लेस कर देते तो मान लीजिए कि 4 लाख आपका एक्सपेंस हुआ है, तो 12 लाख अभी भी आपको शो करेगा, यहाँ पर 12 लाख मैच फंड के नाम पर रह जाएगा। समझ में आया?
तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट आप लिख लीजिएगा जरूर से जरूर। आगे केस 2। केस 2 में क्या है, हम पहले ही बता दिए थे कि जितना फंड है ना, उस फंड से ज़्यादा आप खर्चा कर दिए। मान लीजिए कि 10 लाख आपका मैच फंड था और आप 12 लाख खर्चा कर दिए, तो 2 लाख नेगेटिव में चला जाएगा। तो उस नेगेटिव को हम लोग यहाँ ना लिख करके कहाँ पर लिखेंगे, अभी आपको थ्योरी में बता दिए थे। यहाँ पर नेगेटिव अगर बैलेंस आता है तो उसको नेगेटिव ना लिख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव फिगर नहीं दिखाना है। तो केस 2 एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं कि इफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक फंड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक फंड। ठीक है, ये केस 2 है जिसमें बोल रहा है कि जो अमाउंट है ना आपका खर्चा का, वो आपके फंड से ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो डिफरेंस आएगा, उसका जो नेगेटिव फिगर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस मान करके हम लोग डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे, ना कि उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करेंगे। कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में। तो आज का टॉपिक हुआ समाप्त और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास आप जरूर से जरूर अटेंड करेंगे। और आज का क्लास में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकल में एक एक पॉइंट वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।